संघ का इटालियन कनेक्शन। वीडियो का विषय सुनते ही आपके मन में आया होगा, यह क्या बवाल है? क्योंकि विदेशी होने का और खासकर इटालियन होने का आरोप तो आरएसएस के लोग कांग्रेस पार्टी पर लगाते आ रहे हैं। तो फिर जरा सब्र कीजिए, अभी बात चालू ही करते हैं। बात शुरू होती है पहले महायुद्ध से। यूरोप की आम जनता में इनकलाब की लहर मची हुई थी। अरसों से पीड़ित दबे कुचले किसान, मजदूर और अन्य वर्ग अपने हकों को लेकर जाग उठे थे। शोषित वर्ग का यह आंदोलन बड़ा रूप लेता हुआ देख सत्ताधारी शोषक वर्ग में भय बढ़ चुका था। गरीबों की इस बढ़ती ताकत के विरुद्ध यूरोप में फासीवाद नाम का एक नया राजनीतिक उग्र विचार उभरा। फासीवादी विचार राजनीतिक चर्चा को सामूहिक मानव कल्याण और उससे जुड़े मुद्दों से हटाकर व्यक्ति विशेष या एक खास सामाजिक वर्ग की पहचान यानी आइडेंटिटी के नाम पर मानव मात्र के बीच बंटवारे पर ले जाता है। वो बहुसंख्यकों के मन में वर्चस्व की भावना और दूसरे सभी वर्गों के प्रति उनके मन में नफरत भरने की राजनीति करता है। फासीवाद अपने राजनीतिक विरोधियों को देशद्रोही करार देता है और अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों पर किसी भी प्रकार की हिंसा या आतंक को उचित करार देता है। अल्पसंख्यकों, गरीबों और राजनीतिक आवाज उठाने वालों पर इस आतंक को कायम रखने के लिए फासीवादी अपना एक केडर भी तैयार करते हैं। इस केडर में शामिल कार्यकर्ताओं को सवाल पूछने की अनुमति नहीं होती। उन्हें सिर्फ अंधभक्ति की इजाजत होती है। उन्हें इस आतंक को कायम करने के लिए युद्ध कौशल्य जैसा प्रशिक्षण दिया जाता है। वो भी सिर्फ पुरुषों को, महिलाओं को इससे दूर रखा जाता है। इस नफरत और भय की आंधी में गरीब खो जाता है और देश की सत्ता गिने चुने ताकतवरों के हाथों में कायम रहती है। इटली में फासीवाद का प्रवेश 1915 में फैसिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के रूप में हुआ। बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में इस पार्टी ने राष्ट्रवाद की आड़ में वर्चस्ववाद, रूढ़िवाद और हिंसा का सहारा लेकर 1922 आते आते इटली की सत्ता हथिया ली। फासीवाद इटली के सामंती शोषक वर्ग का मूवमेंट था, जिसने इटली की सामान्य जनता के आक्रोश और विद्रोह को कुचलने की कोशिश की। फासीवाद के आतंक की वजह से अंततः इटली चकनाचूर हो गया। हजारों लाखों जानें गई और लाखों लोग बर्बाद हुए। 1922 से लेकर 1943 तक सत्ता में रही इस पार्टी ने इटली समेत पूरे यूरोप और दुनिया को दूसरे महायुद्ध की आग में ढकेला। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज उसी फासीवाद को दुनिया भर मानव इतिहास में एक कलंक के रूप में देखा जाता है। भारत में संघ के जन्म की तकरीबन यही कहानी है। 1925 तक महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह और कई प्रगतिशील व समतावादी समाज सुधारकों और नेताओं के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम गांव-गांव तक पहुंच चुका था। गांधी जी ने अपने सर्वोदय में भारत की जनता को असली स्वतंत्रता का अर्थ समझाया था, जिसके माने था आखिरी नागरिक का उत्थान। लेकिन आरएसएस का जन्म भारत के आम किसान, मजदूर, महिलाओं और पिछड़ों की जागी हुई इस नई राजनीतिक सामाजिक चेतना को दबाने या उसे बहलाने के लिए हुआ था। इसके लिए जिस विचार का आरएसएस ने सहारा लिया वो था मुसोलिनी का फासीवाद। आरएसएस ने अपना संगठन कैसे खड़ा किया जाए, इसकी शिक्षा ली फासीवाद के सबसे बड़े खलनायक मुसोलिनी से। 1931 की लंदन में हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिंदू महासभा की ओर से बालकृष्ण शिवराम मुंजे इंग्लैंड पहुंचे। वे हिंदुत्ववाद के नाम पर फासीवाद विचारधारा के भारत में हुए विकास के एक अहम शिल्पकार थे। संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के वे बहुत ही अजीज दोस्त और सियासी गुरु भी थे। मुंजे फासीवाद का वर्षों से अध्ययन कर रहे थे। उनके मन में फासीवाद के प्रति गहरा आकर्षण था। फासिस्ट सरकार का काम देखने के लिए और मुसोलिनी से मिलने के लिए वे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान ही इटली भी रुके थे।
मुसोलिनी जैसे क्रूर तानाशाह से वे बेहद प्रभावित हुए। अपनी डायरी में उन्होंने इस मुलाकात का वर्णन किया है। हिंदू भारत को फांसीवाद की जरूरत है और खासकर इस सैनिकी शिक्षा की। हमारे डॉक्टर हेडगेवार द्वारा स्थापित किया हुआ आरएसएस एक इसी प्रकार का संगठन है। मैं अपनी पूरी जिंदगी आरएसएस के प्रचार में व्यतीत करूंगा। यानी हिंदू युवाओं को जर्मनी और इटली के फांसीवादी मार्ग पर चलना चाहिए। द मराठा अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा निवेदन भारत के युवाओं से किया। उनके इन विचारों का संघ पर गहरा प्रभाव पड़ा। 31 जनवरी 1934 में आरएसएस की सरसंघ चालक हेडगेवार फांसीवाद और मुसोलिनी नामक विषय पर होने वाली कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने। बालकृष्ण मुंजे ने भारत आकर आरएसएस की संरचना फांसीवाद के आधार पर करने में अपना विशेष योगदान दिया। आरएसएस की राजनीति का मुख्य उद्देश्य और कार्यक्रम बहुसंख्यकों में अल्पसंख्यकों के प्रति भय और नफरत फैलाना बन गया। उनके संगठन में महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया और सत्ता के महत्वपूर्ण पदों पर आज भी एक ही जाति और वर्ग के लोग नजर आते हैं। आरएसएस इटली की फासिस्ट पार्टी की तरह एक चाल का अनुवर्तित्व यानी एक ही तानाशाही नेता के इशारों पर संगठन चलाना इस मंत्र पर आधारित है। सवाल पूछना और लोकतंत्र इन्हें मंजूर नहीं और स्वयंसेवकों को सैनिकी शिक्षा देकर उन्हें समाज में भय कायम करने का वाहन बनाना, ये सारे अवगुण और दोष मेड इन इटली ही है। यही नहीं बल्कि संघ का यूनिफॉर्म यानी गणवेश, जी हां वही हाफ चड्डी जो कुछ अरसे पहले ही फुल पैंट बनी है, और उनके अभिवादन करने का तरीका, ये सभी फांसीवादी पार्टी से उठाया गया है जो कि आज तक कायम है। क्या आप यहां थोड़ा कंफ्यूज हो गए? जो आरएसएस सभी चीजों में हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता की मिसाल देता है, वो अपने ही चाल चलन और संगठन के विचार विदेश से इंपोर्ट करवाता है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि हमारी शांतिपूर्ण धर्म और सत्य को सर्वोच्च मानने वाली सभ्यता ने शोषक वर्ग का साथ देने के लिए सैनिकी शिक्षा का प्रयोजन करना अनैतिक माना है। संघ की घृणा पर आधारित कट्टरता हिंदू धर्म के सिद्धांतों के विपरीत है और यही कारण है कि आरएसएस ने यह कट्टरता इटालियन और जर्मन तानाशाहों से सीखी है। मार्च 1934 में हेडगेवार, लालू गोखले और मुंजे के बीच हुए एक मीटिंग के दौरान मुंजे साफ तौर पर फांसीवाद अपनाने की बात रखते हैं। वे कहते हैं हिंदू धर्मशास्त्र के आधार पर भारत का पुनर्निर्माण होना चाहिए और इसके लिए मुसोलिनी और हिटलर जैसे किसी तानाशाह की भारत को जरूरत है। मगर जब तक ये तानाशाह पैदा नहीं होता तब तक हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे, अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहेंगे। जी हां, इटली के साथ साथ जर्मन फांसीवाद से भी बहुत चीजें आरएसएस ने उठाई है। मुसोलिनी की तरह क्रूर कर्मा तानाशाह हिटलर भी संघ का आदर्श है। आज अगर मुंजे जिंदा होते तो अपने सपनों के तानाशाह को भारत पर शासन करते हुए देख उन्हें शायद बहुत सुकून मिलता। लोगों को देश प्रेम का सर्टिफिकेट बांटने वाला संघ खुद ही मेक इन इंडिया नहीं है ना ये दिलचस्प बात? चलिए हम संघ के इस मायाजाल को तार तार करने फिर आएंगे। तब तक स्वदेशी माल ही इस्तेमाल करते रहिएगा।